प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने कोशिका की दुनिया का दरवाजा खटखटाया था। हमने रॉबर्ट हुक के पहले नमस्ते से लेकर श्लाइडेन, श्वान और विर्चो के कोशिका सिद्धांत की मजबूत नींव तक का सफर तय किया। हमने ये भी जाना कि कोशिकाओं के दो प्रमुख खेल हैं, एक साधारण स्टूडियो अपार्टमेंट जैसी प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक व्यवस्थित बंगले जैसी यूकैरियोटिक कोशिका। हमने ये स्थापित किया कि कोशिका ही जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ईंट है। लेकिन जैसा कि मैंने वादा किया था, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। आज हम उस बंगले यानी यूकैरियोटिक कोशिका की मेन गेट से अंदर प्रवेश करने वाले हैं। हम इसके हर एक कमरे में जाएंगे, हर एक मशीन को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अद्भुत फैक्ट्री, ये चलता फिरता शहर आखिर काम कैसे करता है। आज हम कोशिका की संरचना और उसके हर एक अंग के कार्यों को इतनी गहराई से जानेंगे कि यहाँ से बनने वाला कोई भी प्रश्न आपकी पहुँच से बाहर नहीं होगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम जीवन के सबसे सूक्ष्म और सबसे व्यस्त शहर के दौरे पर निकल रहे हैं। हमारा आज का अध्याय है कोशिका की संरचना एवं कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। कोशिका का बाहरी आवरण, शहर की सीमाएं और सुरक्षा। कल्पना कीजिए कि एक कोशिका एक बहुत बड़ा व्यस्त और आत्मनिर्भर शहर है। किसी भी शहर की तरह इसकी भी अपनी सीमाएं, दीवारें और प्रवेश द्वार होते हैं जो इसकी रक्षा करते हैं और बाहरी दुनिया से इसके संपर्क को नियंत्रित करते हैं। आइए इन बाहरी आवरणों को समझते हैं। 1. कोशिका भित्ति, शहर की मजबूत बाहरी दीवार। ये सबसे बाहरी, कठोर और निर्जीव परत है जो केवल पादप कोशिकाओं, कवक, शैवाल और जीवाणुओं में पाई जाती है। ये जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। संरचना, ये किले की दीवार की तरह होती है। पौधों में ये मुख्य रूप से सेल्यूलोज नामक एक मजबूत कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। कवक में ये काइटिन से और जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। ये पारगम्य होती है, जिसका अर्थ है कि ये पानी और छोटे अणुओं को आसानी से आर पार जाने देती है। कार्य, निश्चित आकृति, ये कोशिका को एक निश्चित आकार और संरचनात्मक मजबूती प्रदान करती है। यही कारण है कि पादप कोशिकाएं अक्सर षटकोणीय या आयताकार होती हैं। सुरक्षा, ये कोशिका को यांत्रिक क्षति और संक्रमण से बचाती है। परासरण दाब से रक्षा, ये कोशिका को अत्यधिक जल अवशोषण से फटने से बचाती है। जब एक पादप कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाता है तो वो पानी सोखकर फूल जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति के दबाव के कारण फटती नहीं है। 2. कोशिका झिल्ली, शहर का बुद्धिमान गेटकीपर। कोशिका भित्ति की ठीक नीचे और जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहरी परत के रूप में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये एक जीवित, पतली, लचीली और अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। संरचना, इसकी संरचना को समझने के लिए सबसे स्वीकृत मॉडल तरल मोज़ेक मॉडल है, जिसे 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तावित किया था। इस मॉडल के अनुसार ये झिल्ली फॉस्फोलिपिड की 2 परतों से बनी होती है, जिसके बीच बीच में प्रोटीन के अणु तैरते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में बर्फ के टुकड़े। फॉस्फोलिपिड का एक सिरा जल स्नेही यानी हाइड्रोफिलिक हेड और दूसरा जल विरोधी यानी हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ये संरचना इसे एक अद्भुत गुण देती है। कार्य, चयनित पारगम्यता, ये शहर के एक बहुत ही सख्त और बुद्धिमान सुरक्षा गार्ड की तरह काम करती है। ये कुछ चुने हुए पदार्थों को ही कोशिका के अंदर आने और बाहर जाने की अनुमति देती है। ये कोशिका के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखती है। आकृति, ये कोशिका को एक निश्चित आकार देती है, विशेषकर जंतु कोशिकाओं में। परासरण और विसरण, जल का परासरण यानी ऑस्मोसिस और अन्य गैसों और आयनों का विसरण यानी डिफ्यूजन इसी झिल्ली के द्वारा नियंत्रित होता है। संचार, इसकी सतह पर मौजूद प्रोटीन अणु बाहरी संकेतों को पहचानकर कोशिका के अंदर संदेश पहुंचाते हैं। कोशिका द्रव्य, शहर का आंतरिक भूभाग। कोशिका झिल्ली के अंदर मौजूद संपूर्ण तरल पदार्थ, जिसमें सभी कोशिकांग बिखरे रहते हैं, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। साइटोसॉल, ये कोशिका द्रव्य का तरल जली जैसा आधात्री भाग है, जिसमें पानी, लवण, कार्बनिक अणु और एंजाइम से बना होता है। जीवन की अधिकांश उपापचयी क्रियाएं जैसे ग्लाइकोलिसिस इसी में संपन्न होती हैं। कोशिकांग, साइटोसॉल में तैरती हुई वे विशिष्ट संरचनाएं जो अलग अलग कार्य करती हैं, उन्हें कोशिकांग कहते हैं। ये कोशिका के अंग हैं,
ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में हृदय, फेफड़े और यकृत होते हैं। अब चलिए हमारे बंगले यानी यूकैरियोटिक कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण कमरों यानी इन कोशिकांगों की विस्तृत यात्रा करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के अंग, बंगले के विशिष्ट कमरे और उनकी मशीनरी। एक, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, बंगले का कंट्रोल रूम या सीईओ का ऑफिस। ये यूकैरियोटिक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कोशिकांग है। ये कोशिका का मस्तिष्क या कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि ये कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप। ये एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें केंद्रक छिद्र यानी कि न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इन्हीं छिद्रों से होकर पदार्थ केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच आते जाते हैं। केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक के अंदर भरे तरल पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्रोमैटिन यानी कि क्रोमैटिन। केंद्रक द्रव्य में धागे जैसी संरचनाओं का एक जाल होता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमैटिन संघनित होकर मोटे और स्पष्ट गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स का रूप ले लेता है। डीएनए ही वो आनुवंशिक पदार्थ है जो हमारे सभी लक्षणों को निर्धारित करता है। केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस। केंद्रक के अंदर एक या एक से अधिक सघन गोल संरचनाएं होती हैं जिन्हें केंद्रिका कहते हैं। इसे राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यहीं पर राइबोसोम का निर्माण होता है। कार्य यानी कि फंक्शंस। कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। आनुवंशिक सूचना यानी कि डीएनए को संग्रहित करना। कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाना। राइबोसोम का उत्पादन करना। 2. माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, बंगले का पावर हाउस या जनरेटर रूम। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ये वो जगह है जहां भोजन यानी कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। ये भी दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। बाहरी झिल्ली यानी कि आउटर मेम्ब्रेन चिकनी होती है। आंतरिक झिल्ली यानी कि इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर कई बार मुड़ी होती है। इन मोड़ों को क्रिस्टी यानी कि क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं ताकि ऊर्जा उत्पादन की क्रिया अधिक कुशलता से हो सके। मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स, आंतरिक झिल्ली के अंदर भरे तरल को मैट्रिक्स कहते हैं। कार्य यानी कि फंक्शंस। कोशिकीय श्वसन यानी कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर ऊर्जा मुक्त की जाती है। एटीपी का निर्माण। इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा को एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक अणुओं के रूप में संग्रहित किया जाता है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। जब भी कोशिका को किसी कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो एटीपी को खर्च करती है। अपना डीएनए और राइबोसोम। आश्चर्यजनक रूप से माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का वृत्ताकार डीएनए और 70S राइबोसोम होते हैं, जिससे ये अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकता है। 3. लवक यानी कि प्लास्टिड्स, बंगले का किचन और स्टोर रूम केवल पादप कोशिकाओं में। लवक भी दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग हैं जो केवल पादप कोशिकाओं और कुछ प्रोटिस्टा जैसे युग्लिना में पाए जाते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। ए. हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ये कोशिका का रसोई घर है क्योंकि यहीं पर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। संरचना। इसके अंदर क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश को सोखता है। इसकी आंतरिक संरचना में सिक्कों के ढेर जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें ग्रेना कहते हैं और एक तरल आधात्री होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। कार्य यानी कि फंक्शंस। सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके पौधे के लिए भोजन यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करना। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। बी. वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन लवक होते हैं हरे रंग को छोड़कर। इनमें कैरोटिन और ज़ैंथोफिल जैसे वर्णक होते हैं। कार्य। ये फूलों और फलों को लाल, पीला, नारंगी आदि रंग प्रदान करते हैं जो परागण और बीजों के प्रकीर्णन के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। सी. अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन लवक होते हैं। कार्य। इनका मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का संधारण करना है। ये स्टार्च, प्रोटीन और वसा को संग्रहित करते हैं।
ये पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जैसे जड़ें और बीज।